हेलो एवरीवन। ये जो हमने 11 वीडियोस बनाई हैं, 10-11 वीडियोस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये पूरी यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। इस यूनिट में यही 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये पूरी यूनिट जो है, जिसने भी साथ साथ ये सारे लेक्चर्स देखे हैं उसके लिए खुशी की बात यह है कि यूनिट खत्म। और जिनसे ये रह गए हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए एक रिवीजन में बता देता हूँ। एक समरी हम इसकी बनाएंगे, एक समरी बनाएंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, और उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपको वो चीज़ें एग्जैक्टली समझ आई या नहीं आई जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 हिस्से कर देने हैं। एक तरफ लिखना है आपको मैटर, पदार्थ, और एक तरफ क्या लिखना है आपको, रेडिएशन। और इस पूरी यूनिट में पदार्थ को हम कहेंगे कि वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। और रेडिएशन का मतलब क्या है, वेव। तो एक तरीके से मैटर की जगह पे क्या हो गया, पार्टिकल, और रेडिएशन की जगह पे क्या हो गई, वेव। और हमें इनका पढ़ना है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मीन्स 2 नेचर यहाँ पे इनके होने वाले हैं। पार्टिकल का एक तो सेल्फ नेचर होगा अपना, और उसका दूसरा नेचर होगा वेव नेचर। तो पार्टिकल के 2 नेचर हो गए, पार्टिकल के 2 नेचर। वेव का एक सेल्फ नेचर होगा, और उसके अलावा वेव का एक नेचर होगा पार्टिकल नेचर। तो वेव के भी 2 नेचर हो गए, पार्टिकल के भी 2 नेचर हो गए, वेव के भी 2 नेचर हो गए। इस यूनिट का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जिसमें से जो सबसे जो मेन है इसमें वो यही है, ये वाला हिस्सा जो है, पूरी यूनिट इसी पे है, वेव का पार्टिकल नेचर। और वेव जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, लाइट। जो लाइट है वो भी तो एक ईएम वेव है। तो हम कहते हैं कि जो लाइट है उसके अंदर कौन सा नेचर होता है, या लाइट या वेव उसके अंदर कौन सा नेचर होता है। ये समरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि इस यूनिट में हमने एक्चुअल में सीखा क्या। क्वेश्चन आंसर तो हो जाएंगे जो कराए हैं, वहीं से बोर्ड का पेपर हो जाएगा, लेकिन हमें देखना है कि इससे हमने सीखा क्या। तो जो लाइट है, जो कि एक क्या है, वेव है, वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और उस पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। तो फोटोन के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, वो फोटोन को हमने एक पार्टिकल माना है, मासलेस पार्टिकल है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोटोन का हमने एक स्पेशल क्वेश्चन पढ़ रखा है, फोटोन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जिसने नहीं देखा है वो ये वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो वेव है वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कौन सा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करता है, वो एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हल्की सी बात कर लेते हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया बस, यही इसकी डेफिनेशन है। द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट, या when the light of suitable frequency falls upon a metal surface the electrons are ejected. This phenomenon of light is known as photoelectric effect। ये बात तो होगी। फोटोन उसकी प्रॉपर्टीज पहला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दूसरा क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसी के अंदर हमने लिखी थी कि अगर फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू है, और इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर इतनी एनर्जी चाहिए, मान लीजिए 5 जूल है, और इसको निकालने के लिए चाहिए 3 जूल, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बची वो कितनी बची, 2 जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने में 3 जूल यूज हो गई। तो जितनी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। किसी को याद हो तो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और वर्क फंक्शन से एक डेफिनेशन आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या डेफिनेशन आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, which is the minimum frequency required to eject the electron from the metal surface। ठीक है, इसी से एक और डेफिनेशन आएगी, थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ। और क्या डेफिनेशन आएगी इससे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज द मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम बोला था, यहाँ मैक्सिमम बोलना है। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। ठीक है, एक इक्वेशन भी लिखवाई थी, E माइनस ई नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और हल्का सा डेरिवेशन हमने इसको खींच दिया था। उसके बाद था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन कराया था वो था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने पहले एक क्वांटिटी पढ़ी है स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential, it is the minimum amount of potential required to eject the electron from the metal, required to stop the electron, eject नहीं, required to stop the electron। इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जितने पोटेंशियल की जरूरत होती है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी लॉज के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरता है वैसे ही फोटोन निकलता है, इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता। और जब लाइट पड़ेगी तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा होनी चाहिए, और उसको क्या नाम दिया गया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये जो मैं फिलहाल लेक्चर ले रहा हूँ अजीब सा, ये केवल इस बेसिस पे लिया जा रहा है कि आपने बाकी के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको करीब करीब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर ये वीडियो समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब कि आपको बैक में जाके वीडियोस देखनी है और फिर दोबारा से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट लिख रहा हूँ और उसके बारे में सारा बोल के बता रहा हूँ। हमने यहाँ पे पढ़ा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जिसमें हमने सैचुरेशन पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की है। सैचुरेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसपे जाके करंट स्टडी हो जाता है, रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है जिसपे जाके करंट जीरो हो जाता है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के बाद है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में एक बात याद रखना, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, फोटो करंट बढ़ जाएगा, और क्या सेम रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, बट उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने से फोटो करंट सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ये था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा जो हिस्सा पढ़ा था वो पढ़ा था डी ब्रोगली वेव। और डी ब्रोगली वेव कहते हैं कि अगर वेव में पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल में कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर। तो इसके अंदर जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली वेव्स। इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? डी ब्रोगली वेव्स। तो डी ब्रोगली वेव क्या कहते हैं कि नेचर सिमेट्रिक है, अगर वेव में पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल में भी कौन सा नेचर होगा? वेव। और उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, जिसपे हमने एक फुटबॉल वाला क्वेश्चन भी किया है, तो जिसने वो नहीं देखा एक बार उसको रिकैप कर लेना। फुटबॉल वाला क्वेश्चन इसी पे किया है। और फिर है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आता है, इससे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है। ओवरऑल इस यूनिट में केवल इतना सही, कोई 5 मिनट की वीडियो जिसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है कि मैंने क्या क्या कराया था, जिसके लिए हमने करीब 8-10 वीडियो बना लिए। तो आप ये टॉपिक एक बार कंफर्म कर लें और अपना इसके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करें बुक से। ठीक है।